नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए गोदान उपन्यास का 8वां अध्याय। लेखक मुंशी प्रेमचंद। गोदान के बारे में यदि आप पढ़ना चाहते हैं छोटा सा सारांश या फिर इसके पहले के अध्याय आपको हमारी प्लेलिस्ट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा लिंक, आप वहाँ पे जाकर के चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। गोदान उपन्यास अध्याय 8। लेखक मुंशी प्रेमचंद। अगर आपको हमारी कथा कहानियाँ पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। यह अभिनय जब समाप्त हुआ तो उधर रंगशाला में धनुष यज्ञ समाप्त हो चुका था और सामाजिक प्रहसन की तैयारी हो रही थी, मगर इन सज्जनों को उससे विशेष दिलचस्पी न थी। केवल मिस्टर मेहता देखने गए और आदि से अंत तक जमे रहे। उन्हें बड़ा मजा आ रहा था। बीच बीच में तालियां बजाते थे और फिर कहो का आग्रह करके अभिनेताओं को प्रोत्साहन भी देते जाते थे। राय साहब ने इस प्रहसन में एक मुकदमेबाज देहाती जमींदार का खाका उड़ाया था। कहने को तो प्रहसन था मगर करुणा से भरा हुआ। नायक का बात बात में कानून की धाराओं का उल्लेख करना, पत्नी पर केवल इसलिए मुकदमा दायर कर देना कि उसने भोजन तैयार करने में जरा सी देर कर दी, फिर वकीलों के नखरे, देहाती गवाहों की चालाकियां और झांसे, ये सभी दृश्य देखकर लोग हंसी के मारे लोट-पोट हो जाते। सबसे सुंदर वह दृश्य था जिसमें वकील गवाहों को उनके बयान रटा रहा था और गवाह बार बार भूल जाते थे। दूसरे दिन जलपान के बाद शिकार का प्रोग्राम था। वहीं किसी नदी के तट पर बाग में भोजन बने, खूब जल क्रीड़ा की जाए और शाम को लोग घर आवे, देहाती जीवन का आनंद उठाया जाए। जिन मेहमानों को विशेष काम था वह तो विदा हो गए, केवल वही लोग बचे रहे जिनकी राय साहब से घनिष्ठता थी। मिसेस खन्ना के सिर में दर्द था, ना जा सकी, और संपादक जी इस मंडली से जले हुए थे और इनके विरुद्ध एक लेख माला निकालकर इनकी खबर लेने के विचार में मग्न थे। सब के सब छटे हुए गुंडे हराम के पैसे उड़ाते और मूंछों पर ताव देते हैं। दुनिया में क्या हो रहा है इन्हें क्या खबर, इनके पड़ोस में कौन मर रहा है इन्हें क्या परवाह। इन्हें तो अपने भोग विलास से काम है। यह मेहता जो फिलॉसफर बना फिरता है उसे यही धुन है कि जीवन को संपूर्ण बनाओ। महीने में 1000 मार लेते हैं, मुझे तो तुम्हें अख्तियार है जीवन को संपूर्ण बनाओ या परिपूर्ण बनाओ। जिसको यह फिक्र दबाए डालती है कि लड़कों का ब्याह कैसे हो, या बीमार स्त्री के लिए वैद्य कैसे आए, या आपके घर का किराया किसके घर से आएगा, वह अपना जीवन कैसे संपूर्ण बनाए। छूटे सांड बने दूसरों के खेत में मुंह मारते फिरते हैं और समझते हैं संसार में सब सुखी हैं। अरे तुम्हारी आंखें तब खुलेगी जब क्रांति होगी। और वह जो मालती है, जो 72 घाटों का पानी पीकर भी मिस बनी फिरती है, शादी नहीं करेगी, इससे जीवन में बंधन पड़ जाता है और बंधन में जीवन का पूरा विकास नहीं होता। बस जीवन का पूरा विकास इसी में है कि दुनिया को लूटे जाओ और निर्द्वंद विलास किए जाओ। सारे बंधन तोड़ दो, धर्म और समाज को गोली मारो, यही है तुम्हारा संपूर्ण जीवन। 8 बजे शिकार पार्टी चली। खन्ना ने कभी शिकार ना खेला था। बंदूक की आवाज से कांपते थे, लेकिन मिस मालती जा रही थी तो कैसे रुक सकते थे। मिस्टर तनखा को अभी तक इलेक्शन के विषय में बातचीत करने का अवसर ना मिला था, शायद वहां वह अवसर मिल जाए। राय साहब अपने इलाके में बहुत दिनों से नहीं गए थे, वहां का रंग ढंग देखना चाहते थे। कभी कभी इलाके में आने जाने से असामियों से एक संबंध भी तो हो जाता है और रौब भी रहता है। कारकुन और प्यादे भी सचेत रहते हैं। मिर्जा खुर्शीद को जीवन के नए अनुभव प्राप्त करने का शौक था, विशेषकर ऐसे जिनमें कुछ साहस दिखाना पड़े। मिस मालती अकेले कैसे रहती है, उन्हें तो रसिकों का जमघट चाहिए। केवल मिस्टर मेहता शिकार खेलने के सच्चे उत्साह से जा रहे थे। राय साहब की इच्छा तो थी कि भोजन सामग्री, रसोईया, कहाँ खिदमतगार सब साथ चले, लेकिन मिस्टर मेहता ने इसका विरोध किया। खन्ना ने कहा, आखिर वहाँ भोजन करेंगे या भूखों मरेंगे। अरे भोजन क्यों ना करेंगे, मेहता ने जवाब दिया, लेकिन आज हम लोग खुद अपना सारा काम देखेंगे। देखना तो चाहिए कि नौकरों के बगैर हम जिंदा रह सकते हैं या नहीं। मिस मालती पकाएंगी और हम लोग खाएंगे। देहातों में हड़िया और पत्तल तो मिल ही जाते हैं और ईंधन की कोई कमी नहीं, शिकार हम करेंगे ही। मालती ने गिला किया, क्षमा कीजिएगा, आपने रात मेरी कलाई इतने जोर से पकड़ी कि अभी तक दर्द हो रहा है। काम तो हम लोग करेंगे, आप केवल बताती जाइएगा। मिर्जा खुर्शीद बोले,
अजी आप लोग तमाशा देखते रहिए, मैं सारा इंतजाम कर दूंगा। बात ही कौन सी है, जंगल में हांडी और बर्तन ढूंढना हिमाकत है। हिरन का शिकार कीजिए, भूनिए, खाइए और वही दरख्त के साए में खर्राटे लीजिए। और यही प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। दो मोटरें चली, एक मिस मालती ड्राइव कर रही थी, दूसरी खुद राय साहब। कोई 20-25 मील पर पहाड़ी प्रांत शुरू हुआ। दोनों तरफ ऊंची पर्वतमाला दौड़ी चली आ रही थी। सड़क भी पेचदार होती जाती थी। कुछ दूर की चढ़ाई के बाद एकाएक ढाल आ गया और मोटर वेग से नीचे की ओर चली। दूर से नदी का पाट नजर आया, किसी रोगी की भांति दुर्बल, निस्पंद। मिस मालती मेहता के साथ चलने को तैयार हो गई। खन्ना मन में ऐंठ कर रह गई। जिस विचार से आए थे वो जैसे पंचर हो गया। कुछ दूर पथरीली पगडंडी पर मेहता के साथ चलने के बाद मालती ने कहा, तुम तो चले ही जाते हो, जरा दम तो लेने दो। मेहता मुस्कुराए, अभी तो हम 1 मील भी नहीं आए, अभी से थक गई। थकी नहीं, लेकिन क्यों ना जरा दम ले लिया जाए। जब तक कोई शिकार ना आ जाए हमें आराम करने का अधिकार नहीं। मैं शिकार तो खेलने नहीं आई। मेहता ने अनजान बनकर कहा, अच्छा यह मैं नहीं जानता था, फिर यहाँ क्या करने आई हो? अब तुमसे क्या बताऊं। हिरणों का एक झुंड चढ़ता हुआ नजर आया। दोनों एक चट्टान की आड़ में छिप गए और निशाना बांधकर गोली चलाई। निशाना खाली गया और झुंड भाग निकला। मालती ने पूछा, अब कुछ नहीं, चलो फिर शिकार मिलेगा। कुछ देर चुपचाप चलते रहे। फिर मालती ने जरा रुक कर कहा, गर्मी के मारे बुरा हाल हो रहा है, आओ इस वृक्ष के नीचे बैठ जाए। अभी नहीं, तुम बैठना चाहती हो तो बैठो, मैं नहीं बैठता। बड़े निर्दयी हो तुम। जब तक कोई शिकार न मिल जाए मैं नहीं बैठ सकता। तब तो तुम मुझे ही मार डालोगे। अच्छा बताओ, रात तुमने मुझे इतना क्यों सताया? मुझे तुम्हारे पर बहुत क्रोध आ रहा है। तुमने मुझे क्या कहा था, तुम हमारे साथ चलेगा दिलदार? मैं जानती थी कि तुम इतने शरीर हो। अच्छा सच कहना, तुम उस वक्त मुझे अपने साथ ले जाते? मेहता ने कोई जवाब न दिया, मानो सुना ही नहीं। दोनों कुछ दूर चलते रहे। एक तो जेठ की धूप, दूसरा पथरीला रास्ता। मालती थक कर बैठ गई। मेहता खड़े खड़े बोले, अच्छी बात है, तुम आराम कर लो, मैं यहीं आ जाऊंगा। पर मुझे अकेले छोड़कर चले जाओगे? मैं जानता हूं तुम अपनी रक्षा खुद कर सकती हो। कैसे जानते हो? तुम नई युग की देवियों की यही तो सिफत है। मालती प्रसन्न होकर बोली, बहुत अच्छा। दोनों नाले के किनारे किनारे चले जा रहे थे। 12 बज चुके थे, पर अब मालती को न विश्राम की इच्छा थी न लौटने की। आज के संभाषण के उसे एक ऐसा आनंद आ रहा था जो उसके लिए बिल्कुल नया था। उसने कितने ही विद्वानों और नेताओं को एक मुस्कान में चितवन कर दिया था। आज उसे कठोर ठोस पत्थर सी जैसे भूमि मिल गई हो। ताए की आवाज हुई। एक लालसर नाले पर उड़ा जा रहा था। मेहता ने निशाना मारा। चिड़िया चोट खाकर भी कुछ दूर उड़ी, फिर बीज धार में गिर पड़ी। अब अभी लाकर लाता हूँ, जाती खाऊं। यह कहने के साथ मेहता पानी में कूद पड़े और बहाव में तैरने लगे। आधा मील तक पूरा जोर लगाने पर भी चिड़िया को ना पा सके। सहसा उन्होंने देखा, एक युवती किनारे की एक झोपड़ी से निकली। चिड़ियों को देखकर साड़ी को जांघों तक चढ़ाया और पानी में घुस पड़ी। उसी क्षण उसने चिड़िया पकड़ ली और मेहता को दिखाती हुई बोली, पानी से निकल आओ बाबूजी, तुम्हारी चिड़िया ये है। मेहता युवती की चपलता और साहस देखकर मुग्ध हो गए। तुरंत किनारे की ओर हाथ चलाए और 2 मिनट में युवती के पास जा खड़े हुए। युवती का रंग तो काला और वह भी गहरा था। कपड़े बहुत ही मैले और फूअड़। आभूषण के नाम पर केवल हाथों में 2-2 मोटी मोटी चूड़ियां। सिर के बाल उलझे अलग अलग। मुखमंडल का कोई भाग ऐसा नहीं जिसे सुंदर या सुघड़ कहा जा सके, लेकिन उस स्वच्छ निर्मल जलवायु ने उसके कालेपन में ऐसा लावण्य भर दिया था और प्रकृति के गोद में पलकर उसके अंग इतने सुडौल, सुगठित और स्वच्छंद हो गए थे कि यौवन का चित्र खींचने के लिए उससे सुंदर कोई रूप न मिलता। उसका सबल स्वास्थ्य जैसे मेहता के मन में बल और तेज भर रहा था। मेहता ने धन्यवाद देते हुए कहा, बड़े मौके से आई, नहीं तो मुझे दूर तक तैरना पड़ता। मैंने तुम्हें तैरते आते देखा तो दौड़ी। शिकार खेलने आए होंगे बाबूजी? हाँ, आए तो थे शिकार खेलने, मगर दोपहर हो गई और यही चिड़िया मिली है। तेंदुआ मारना चाहो तो मैं उसका ठौर दिखा दूं। रात को यहाँ रोज पानी पीने आता है, कभी कभी दोपहर में भी आ जाता है। फिर जरा सकुचाकर सिर झुकाए बोली, उसकी खाल हमें देनी पड़ेगी। चलो मेरे द्वार पर, वहां पीपल की छाया है। यहाँ धूप में कब तक खड़े रहोगे? कपड़े भी तो गीले हो गए। मेहता ने उसकी देह में चिपकी हुई गीली साड़ी की ओर देखकर कहा, तुम्हारे कपड़े भी तो गीले हैं। उसने लापरवाही से कहा, हमारा क्या, हम तो जंगल के हैं, दिन दिन भर धूप और पानी में खड़े रहते हैं। लड़की कितनी समझदार और बिल्कुल गंवार। अच्छा तुम खाल लेकर क्या करोगी? हमारे दादा बाजार में बेचते हैं, यही तो हमारा काम है। लेकिन दोपहरी यहाँ काटे तो तुम खिलाओगी क्या? युवती ने लजाते हुए कहा,
तुम्हारे खाने लायक हमारे घर में क्या है? मक्के की रोटियां खाओ तो धरी हैं, चिड़िए का सालन पका दूंगी। तुम बताते जाना जैसे बनाना हो। थोड़ा सा दूध भी है। हमारी गैया को एक बार तेंदुए ने घेरा था, उसे सींगों से भाग आई। तब से तेंदुआ उससे डरता है। लेकिन मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ एक औरत भी है। तुम्हारी घरवाली? नहीं, घरवाली नहीं है, जान पहचान है। तो मैं दौड़कर उनको बुला लाती हूँ, तुम चलकर छाँव में बैठो। नहीं नहीं, मैं बुला लाता हूँ। तुम थक गए होंगे, शहर के रहिए, जंगल में काहे आते होंगे, हम तो जंगली आदमी, किनारे ही खड़ी होगी। जब तक मेहता कुछ बोले वह हवा हो गई। मेहता ऊपर चढ़कर पीपल की छांव में बैठे। इस स्वच्छंद जीवन में उनके मन में अनुराग उत्पन्न हुआ। सामने की पर्वतमाला दर्शन तत्व की भांति अगम्य और अनंत फैली हुई थी। मेहता कुछ विचारों में डूबे हुए थे कि युवती मिस मालती को साथ लिए आ पहुंची। एक वन पुष्प की भांति धूप में खिली हुई, दूसरे गमले के फूल की भांति धूप में मुरझाई और निर्जीव। अभी दोपहर होने में कुछ कसर थी, लेकिन मिर्जा साहब ने दोपहरी इसी गांव में काटने का निश्चय किया। गांव के आदमियों को जमा किया, शराब मंगवाई, शिकार पका, समीप के बाजार से घी और मैदा मंगाया और सारे गांव को भोज दिया। छोटे बड़े स्त्री पुरुष सबों ने दावतें उड़ाई। मर्दों ने खूब शराब पी और मस्त होकर शाम तक गाते रहे। और मिर्जा जी बालकों के साथ बालक, शराबियों के साथ शराबी, बूढ़ों के साथ बूढ़े, जवानों के साथ जवान बने हुए थे। इतनी ही देर में सारे गांव में उनका इतना घनिष्ठ परिचय हो गया था मानो यहीं के निवासी हों। लड़के तो उन पर लदे पड़ते थे। कोई उनकी टोपी खींचता, कोई उनकी राइफल कंधों पर रखकर अकड़ता हुआ चलता, कोई उनकी कलाई की घड़ी खोलकर अपनी कलाई पर बांध लेता। मिर्जा ने खुद खूब देशी शराब पी और झूम झूम कर जंगली आदमियों के साथ गाते रहे। जब ये लोग सूर्यास्त के समय यहाँ से विदा हुए तो गांव भर के नर नारी इन्हें बड़ी दूर तक पहुँचाने आए। कई तो रोते थे। ऐसा सौभाग्य उन गरीबों के जीवन में शायद पहली बार आया हो। किसी शिकारी ने उनकी दावत की हो। जरूर यह कोई राजा है, नहीं तो इतना इतना दरिया दिल किसका होता है। इनके दर्शन फिर काहे को होंगे। कुछ दूर चलने के बाद मिर्जा ने पीछे की ओर देखा और बोले, बेचारे कितने खुश थे, काश मेरी जिंदगी में ऐसे मौके रोज आते। आज का दिन बड़ा मुबारक था। तनखा ने बेरुखे के साथ कहा, आपके लिए मुबारक होगा, मेरे लिए तो मनहूस ही था। मतलब की कोई बात ही ना हुई। दिन भर जंगली और पहाड़ों की खाक छानने के बाद अपना समूह किए लौटे जाते हैं। मिर्जा ने निर्दयता से कहा, मुझे आपके साथ हमदर्दी नहीं। दोनों आदमी जब बरगद के नीचे पहुंचे तो दोनों टोलियां लौट चुकी थी। मेहता मुंह लटकाए हुए था। मालती भी मनसी अलग बैठी थी, जो नई बात थी। राय साहब और खन्ना दोनों भूखे रह गए थे और किसी के मुंह से बात ना निकलती थी। वकील साहब इसलिए दुखी थे कि मिर्जा ने उनके साथ बेवफाई की। अकेले मिर्जा साहब प्रसन्न थे और वह प्रसन्नता अलौकिक थी।